नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर परिवारवाद को लेकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लिए संघर्ष केवल एक परिवार के शासन करने के लिए नहीं था। हालांकि पीएम ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वंशवादी पार्टियों के कारण देश के युवाओं को राजनीति में मौका नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अलग राज्य के आंदोलन के दौरान तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। यह आंदोलन तेलंगाना के विकास के सपनों को कुचलने के लिए एक परिवार के लिए नहीं था। बता दें कि तेलंगाना को 2014 में तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। मोदी ने कहा कि परिवारवादी राजनीति सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने देखा है कि एक परिवार को समर्पित राजनीतिक दलों का भ्रष्टाचार कैसे चेहरा बन जाता है। मोदी ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि तेलंगाना के लोग करप्शन से कैसे पीड़ित हैं। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी दल तुष्टीकरण की राजनीति और अपने बैंक खाते भरने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब परिवारवाद राजनीति पर हमला किया तो जवाब में चंद्रशेखर राव की पार्टी ने अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह के नाम गिनाकर बीजेपी के परिवारवाद पर पलटवार किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के पीएम की तरह नहीं, सिर्फ बीजेपी के नेता की तरह बात की है। पार्टी प्रवक्ता कृष्ण मन्ने ने कहा कि पीएम ने केवल परिवारवाद के बारे में बात की। अगर ऐसा है तो भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व करने के लिए जय शाह कौन है? अगर पीएम मोदी परिवारवाद में यकीन नहीं करते हैं तो उन्हें राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह को भी पार्टी से निकाल देना चाहिए। तेलंगाना के बारे में बाद में बात करें। बता दें, जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे भी हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी पीएम मोदी की टिप्पणी का तीखा जवाब दिया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पीएम के हमले को भाषणबाजी बताकर खारिज कर दिया और कहा कि मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को संभालें। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बहरहाल देश बदलना चाहिए और देश बदलेगा। केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी के पास भाषणबाजी के अलावा क्या है? भाषण रोजाना दिए जा रहे हैं, जीडीपी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। बता दें, केसीआर इन दोनों विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने और बीजेपी विरोधी विकल्प को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दौरे पर हैं। चेन्नई में कार्यक्रम के दौरान मंच साझा करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से तमिल को हिंदी के समान एक आधिकारिक भाषा बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिल को हिंदी की तरह आधिकारिक भाषा और मद्रास हाईकोर्ट में आधिकारिक भाषा बनाएं। बता दें, पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसी दौरान स्टालिन ने उनके सामने तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने और तमिलनाडु को नीट से छूट देने की मांग की। देह व्यापार करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसने एक अहम आदेश में पुलिस से कहा कि देह व्यापार कानूनन वैध है और उसे अपने मन से देह व्यापार करने वालों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनके मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए और उनको परेशान करना बंद होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि देह व्यापार एक पेशा है और ऐसा करने वाले कानून के तहत सम्मान और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं। कोर्ट ने 19 मई को आदेश दिया है कि देह व्यापार करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए या वैश्यालय में छापेमारी में उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक देह व्यापार अवैध नहीं है और केवल वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये साफ हो जाए कि देह व्यापार करने वाली वयस्क है और सहमति से वो काम कर रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा, यह देखा गया है कि देह व्यापार करने वालों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है। ये ऐसा है जैसे वे एक ऐसे वर्ग से हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान यौन कर्मियों की पहचान उजागर ना करें, चाहे वो पीड़ित हों या आरोपी हों, और ऐसी कोई तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित ना करें जिससे ऐसी पहचान उजागर होती हो। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने दलीलें पेश की। इस मामले की सुनवाई सोमवार को फिर होगी। मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के लायक नहीं है। मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव और मुमताज़ ने अदालत में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अभी तक शिवलिंग का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, इससे सरकारी व्यवस्था पर असर पड़ा। इस मामले में जब तक शिवलिंग का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहस में अभयनाथ यादव ने महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका के हर पहलू पर एक एक कर अपनी दलील रखी और ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी याचिका उपासना स्थल कानून के खिलाफ है। फिलहाल मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं और इस पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
मध्य प्रदेश के सतना में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे और हथौड़ा बरसाने वाले 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें, सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ युवक नेहरू की प्रतिमा पर लाठी डंडे और हथौड़े बरसाते नजर आ रहे हैं। युवकों के हाथ में भगवा और तिरंगा भी नजर आया। पड़ताल में वीडियो सतना का निकला। जिला युवक कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। जांच में मालूम हुआ था कि वीडियो मंगलवार शाम को बनाया गया। पुलिस ने वायरल हुए वीडियो से आरोपियों को चिन्हित किया था। पहचान के बाद धरपकड़ शुरू की। जांच में सामने आया कि नशा मुक्ति को लेकर आंदोलन का आयोजन किया गया था। आरोप है कि प्रदर्शन नशा मुक्ति के लिए था, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनकारी खुद ही नशे में थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच ही कर्नाटक के बेंगलुरु में टीपू सुल्तान महल का मुद्दा अब एक हिंदू संगठन ने उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू जनजागृति समिति ने आरोप लगाया है कि टीपू सुल्तान महल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार मस्जिद विवादों को लेकर उठे विवाद के बीच हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने गुरुवार को जमीन का सर्वे कराने की मांग की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, कई लोगों ने बेंगलुरु के टीपू सुल्तान पैलेस के बारे में बात की है। पहले ये जमीन कोटे वेंकटरमण स्वामी मंदिर की थी। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान इस पर अतिक्रमण किया गया। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोगों के अनुसार वेदों को उस स्थान पर पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मांग करता हूं कि भूमि का सर्वेक्षण कर उसके वास्तविक मालिक को हस्तांतरित कर दिया जाए। वेंकटरमण स्वामी मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में चिक्कदेवराज वाडेयार ने करवाया था। उत्तर प्रदेश का सालाना बजट 2022-23 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। 2021-22 के लिए बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए इस बजट में यूपी के बुजुर्ग संतों और पुजारियों की देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह पुराने अरबी फारसी मदरसों के लिए इस बजट में भी 479 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के लिए 795 करोड़ का प्रस्ताव है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इससे पहले अब तक 500 रुपये थे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के फौरन बाद ट्वीट किया। आदित्यनाथ ने वादा किया, ये उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्पित होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस बजट को खारिज कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विकास सिर्फ आंकड़ों में है, महंगाई और बेरोजगारी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आम लोगों का जीवन कितना कष्टकारी है, सरकार को इसका अंदाजा तक नहीं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि बजट में किसानों के हाथ खाली ही रह गए हैं। बिजली फ्री देने, गन्ने का तत्काल भुगतान कराने, खाद बीज का बजट समय पर देने जैसे वादे भुला दिए गए हैं। गेहूं की निजी खरीद से सरकार की झोली और किसान की जेब खाली रह गई। बजट किसान विरोधी साबित हुआ। मोदी सरकार को आज 8 साल हो गए। इस मौके पर जहां बीजेपी 30 मई से अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए 14 जून तक देश के अलग अलग कोनों में कार्यक्रम करेगी, तो आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने मोदी सरकार के नारे, दावों और वर्तमान में बने हालात को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 साल पहले जो मोदी ने नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, रुपए पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज सभी नारों की समीक्षा करें तो प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों में साफ दिखाई पड़ेगी। सुरजेवाला ने कहा कि एक और नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन लाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी आए तो महंगे दिन और बेरोजगारी लेके आए। मोदी जी आए साथ में मंदी के दिन, व्यापार बिल लेकर आए। मोदी जी आए चीन को भारत की सरहदें पार और व्यापार की हदें पार कराते लाए। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है और छल कपट, झूठ, नफरत और निराशा का सहारा लिया जा रहा है। लोगों के घरों का चूल्हा बुझाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जा रही हैं। अब इन्होंने नारे भी बदल दिए हैं। ये नफरत फैलाने वाले हैं, 80-20 कराने वाले हैं, छोटे लघु व्यापार पर बुलडोजर चलाने वाले हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 8 साल बाद जनता और कांग्रेस पूछ रही है कि अच्छे दिन किसके आए हैं। क्या बीजेपी के आए हैं जिसके खातों में 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं, या उन धन्ना सेठों के आए हैं जो हर रोज़ 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी 30 लाख करोड़ कमाया। इस दौरान माकन ने 8 छल गिनाए, जिनमें पहला छल भाजपा है तो महंगाई है, दूसरा सबसे युवा देश को बेरोजगारी में झोंकना, तीसरा छल अर्श से फर्श अर्थव्यवस्था, रुपया ऐतिहासिक गिरा, सरकारी कर्ज 80 लाख करोड़ रुपए
सरकार ने लिया पिछले 8 सालों में बड़े बड़े धन्ना सेठों के 9 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए, पूरे देश को सेल पर डाल दिया। चौथा छल आमदनी नहीं हुई दोगुना, दर्द दिया 100 गुना, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून। पांचवा छल शौर्य के नाम वोट, सेना को चोट। छठा छल विकास से नहीं है नाता, बस नफरत फैलाना आता। उन्होंने कहा कि छोटे बड़े सभी दंगों को एक साथ बताएं तो करीब 10,000 दंगे पिछले 8 साल में हुए हैं। सातवां छल गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ों को पीछे छोड़ा है, SC ST OBC से नाता तोड़ा है। और 8वां छल गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं। चीन और सीमा के हालातों का उन्होंने हवाला दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। इस बात का ऐलान गुरुवार को समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। बता दें कि बुधवार को ही कांग्रेस के नेता रहे कपिल सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महागठबंधन बनाया था। इस महागठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल सहित कुछ और राज्य स्तरीय दल शामिल थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।